आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का मॉडल पेपर, जो कि 10वीं जमात का उर्दू का मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के ज़रिए जारी किया गया है। इस मॉडल पेपर के ज़रिए हम जानेंगे कि 22 अप्रैल को होने वाला 10वीं जमात का उर्दू का पेपर किस पैटर्न पर आएगा, उसमें किस तरीके के सवाल आएंगे। तो इस मॉडल पेपर के ज़रिए हम ये आज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल पेपर के बारे में। सबसे पहले मॉडल पेपर में तलबा के लिए कुछ हिदायत दी गई है, तो तलबा इस हिदायत को ज़रूर पढ़ें। वो हिदायत को पढ़ते हुए आगे मॉडल पेपर सोल्व करें। पेज नंबर 2 पर हमारे पेपर का पैटर्न दिया हुआ है कि पेपर किस पैटर्न से आएगा, पेपर के कितने हिस्से होंगे, सवालों की तादाद कितनी होगी, हर सवाल के नंबर कितने होंगे और कुल नंबर कितने होंगे। सबसे पहला हमारा आता है हिस्सा अलिफ। हिस्सा अलिफ में आता है सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में 1 से 12 तक कुल 12 सवाल हैं, जो कि मैरूजी सवाल हैं। मैरूजी सवाल यानी होता है वस्तुनिष्ठ सवाल, जो कि 4 ऑप्शन वाले होते हैं। हिंदी में आता है अ ब स द, इंग्लिश में आता है ABCD और उर्दू में आता है अलीफ बे जीम और दाल। ये 4 ऑप्शन आते हैं। इनमें सही ऑप्शन को आपको चुनते हुए कॉपी के अंदर सही ऑप्शन आपको लिखना है। तो हर सवाल 1 नंबर का यहाँ दिया गया है। कुल सवाल 12 हैं, तो 12 नंबर यहाँ पर इन सवालों के हैं। अगला आता है हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में 6 सवाल दिए गए हैं, 1 से लेकर 6 तक। ये कुल 6 सवाल हैं। हर सवाल का 1 नंबर यहाँ दिया हुआ है। कुल 6 सवाल के 6 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। ये सवाल जो आते हैं हमारे, ये सवाल हैं खाली जगहों को पूर्ण कीजिए, यानी हमें खाली जगहों यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पर करनी है। अगला आता है हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी 1 से 12 तक कुल 12 सवाल दिए गए हैं। हर सवाल 1 नंबर का है और कुल नंबर इसके 12 हैं। 12 सवालों के 12 नंबर हैं। हमें इन सवालों का जवाबात एक जुमले में देना है, यानी एक लाइन के अंदर हमें इनका जवाब देना है। तो इस तरीके से हिस्सा अलिफ में कुल 30 सवाल आते हैं। 12, 6, 18 और 12, 30। 30 सवाल आएंगे, जो कि मैरूजी सवाल होंगे, छोटे सवाल होंगे, जिनके जवाब हमें अपनी कॉपी में लिखना है। अगला हमारा आता है हिस्सा बे। हिस्सा बे में सवाल नंबर 4 से लेकर 16 तक, यहाँ 6 गलती से छप गया है। इस सवाल नंबर 4 से लेकर 16 तक कुल 13 सवाल होंगे। हर सवाल के लिए 2 नंबर यहाँ दिए गए हैं। कुल मिलाकर 13 सवाल के 26 नंबर यहाँ पर आएंगे। ये जो हैं मुख्तसर सवाल हैं, जिनका हमें जवाब मुख्तसर अंदाज में देना है। अगला हिस्सा हमारा आता है हिस्सा जीम। सवाल नंबर 17 से 20 तक कुल 4 सवाल इस हिस्से में आएंगे। हर सवाल 3 नंबर का होगा और कुल मिलाकर इन सवालों के 12 नंबर होंगे, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सवालों का जवाब हमें तफसील से देना है। उसके बाद हमारा आता है हिस्सा दाल। हिस्सा दाल में सवाल नंबर 21 से लेकर 23 तक कुल 3 सवाल आएंगे, जो हर सवाल 4 नंबर का होगा। कुल 12 नंबर के सवाल होंगे। तो इस तरीके से इस हिस्से में भी 12 नंबर के सवाल दिए गए हैं। इनके जवाब पे हमें तफसील से देना है। इस तरीके से हमारे पेपर में कुल 23 सवाल आएंगे। सवालों की तादाद है 23 और कुल नंबर इनके हैं 80 नंबर के हमारा ये पेपर है। अब आता है हमारा हिस्सा अलिफ। हिस्सा अलिफ हम पढ़ने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1 हमारा आ रहा है, मुंदरजा झेल मअरूजी सवालात के 4 मुमकिना जवाबात में से सही जवाब चुनकर कॉपी में लिखें। यानी इन चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब है, वो आपको सवाल को पढ़ते हुए सही जवाब को चुनकर के कॉपी में लिखना है। पहला सवाल हमारा आता है तकल्लुफ़ के मायने हैं। तो तकल्लुफ़ के मायने क्या हैं? दिखावा करना, यानी जाहिरदारी करना। तो इस सवाल का जवाब हुआ जीम। अगला हमारा आता है अकबर किस ख़ानदान का बादशाह था? तो अकबर था मुग़ल ख़ानदान का बादशाह। तो इस सवाल का जवाब आता है दाल। तीसरा सवाल हमारा आता है रघुपत सिंह के कितने बेटे थे? तो उसका जवाब है अलिफ। रघुपत सिंह के एक ही बेटा था। संस्कृत किस ज़ुबान की शाख है? और इसका जवाब है दाल। संस्कृत आर्याई ज़ुबान की शाख है, हिंद आर्याई ज़ुबान की। सवाल नंबर 5, लेनचो ने किसके नाम खत लिखा? तो इसका जवाब है बे। लेनचो ने खुदा के नाम खत लिखा था। अगला सवाल हमारा था दस्तूर के मायने हैं। तो दस्तूर के मायने होते हैं कानून। दस्तूर बोला जाता है कानून को। तो इसका जवाब है अलिफ। नज़्म हमद के शायर का नाम है। हमारे निसाब में हमद आई है, सबक नंबर 1 ही हमारा हमद है। तो उसके मुसन्निफ या उसके शायर कौन है? उसके शायर हैं इस्माइल मेरठी। तो इसका जवाब है जीम।
अगला सवाल हमारा आता है अवामी शायर किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब है जीम, नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अवाम के ऊपर नज़में लिखी है, अवामी ज़िंदगी पर। अगला हमारा आ रहा है मीर को किस लक़ब से याद किया जाता है, तो इसका जवाब है अलिफ, खुदाए सुखन का जो लक़ब है वो मीर तकी मीर को दिया गया है, यानी मीर को खुदाए सुखन के लक़ब से जाना जाता है। अगला सवाल हमारा आता है लाई हयात आए कज़ा ले चली चले में हयात के मायने क्या हैं, तो हयात के मायने होते हैं ज़िंदगी के, तो इसका जवाब है बे, तो बे इसका सही जवाब है जो आपको कॉपी में लिखना है। मिर्ज़ा गालिब के दीवान का नाम क्या है, तो अगला सवाल हमारा है मिर्ज़ा गालिब के दीवान का नाम क्या है, तो इसका जवाब है अलिफ, दीवान गालिब, मिर्ज़ा गालिब के दीवान का नाम है दीवान गालिब। अगला सवाल हमारा आता है पहाड़ ने किससे डूब मरने को कहा, तो इसका जवाब है बे, पहाड़ ने गिलहरी को डूब मरने को कहा था। पहाड़ और गिलहरी जो हमारे निसाब में नज़्म आई है, इसके शायर हैं अल्लामा इकबाल। तो पहाड़ और गिलहरी नज़्म में पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने को कहा था, इसका जवाब बे है, आपको कॉपी में बे लिखना है अगर ये आपकी परीक्षा में आता है तो। अब हमारे अगला सवाल आता है सवाल नंबर 2, मुंदरजा झेल खाली जगहों को पुर कीजिए, पुर करना यानी भरना, तो हमें रिक्त स्थानों की पूर्तियाँ करनी है। सबसे पहला सवाल हमारा आता है कि राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत सिंह था, तो रिक्त स्थान में आया, खाली जगह पर आएगा रघुपत सिंह। अंबेडकर का असल नाम भीमराव सुखपाल था, तो भीमराव सुखपाल यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में, खाली जगह में। अगला हमारा आ रहा है रज़िया सुल्तान दिल्ली के बादशाह अल्तमश की बेटी थी, तो खाली जगह में आएगा अल्तमश। वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी शख्सियत से चिपक कर रह गया, तो रिक्त स्थान में आएगा, खाली जगह में आएगा शख्सियत। जो पार उतारे औरों को उसकी भी नाव उतरनी है, तो खाली जगह में आएगा नाव। कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में, तो खाली जगह में आएगा कारखाने। तो इस तरीके से ये थे हमारे 6 सवाल, मुंदरजा झेल सवाल जिनमें खाली जगह हमने पुर की है। फिर आता है हमारा सवाल नंबर 3, मुंदरजा झेल सवालात के जवाब एक जुमले में दीजिए, इन्हें हमें एक लाइन के अंदर एक जुमले में इनके जवाब देना है। पहला हमारा आता है सबक बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए, तो सबक बेतकल्लुफ़ी सबक नंबर 2 हमारे किताब में है, हमारे निसाब में है, इसके मुसन्निफ़ हैं कन्हैयालाल कपूर, तो इसका जवाब हुआ कन्हैयालाल कपूर। द्राविड़ कौन सी ज़ुबानें बोलते थे, तो इसका जवाब आता है हमारे द्राविड़ तमिल तेलुगु और मलयालम ज़ुबान बोलते थे, तो इसका जवाब है तमिल तेलुगु मलयालम। लेनचुन लिफाफे पर क्या पता लिखा, लेनचुन लिफाफे पर पता लिखा कि ये ख़त खुदा को मिले, इसका जवाब है ये ख़त खुदा को मिले। सवाल नंबर 4, रज़िया सुल्तान ने अमीर आखूर का ओहदा किसे दिया था, तो इसका जवाब है रज़िया सुल्तान ने अमीर आखूर का ओहदा ग़ुलाम हबशी याकूत को दिया था। सवाल नंबर 5, वज़ीर की बेचैनी का सबब क्या था, इसका जवाब है गैर मुल्की वसब से मिलने वाली इमदाद, यानी वज़ीर की बेचैनी का सबब यह था कि गैर मुल्की मदद उसको मिल जाए तो वो अपनी ताकत बढ़ाए। सवाल नंबर 6, वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं, तो इसका जवाब है रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। नज़्म हमद के आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है, तो इसका जवाब है कारखाने से मुराद दुनिया से है, यानी दुनिया को कारखाना इस्माइल मिर्टी ने हमद में कहा है। नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए थे, तो इसका जवाब है नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 9, बेचैनी के आलम में शायर पर क्या बीत रही है, तो इसका जवाब है बेचैनी के आलम में शायर बार बार अपने महबूब के दर पर जा रहा है। इसका जवाब थोड़ा बड़ा है, लेकिन सवाल हमें हमारे 1 नंबर का है, हमें जवाब एक जुमले में ही देना, इसलिए हम यही मेन बात बता रहे हैं। सवाल नंबर 10, अभी आए अभी चले से शायर की क्या मुराद है, तो शायर की यहाँ मुराद ये है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। हम इसका जवाब भी छोटा बता रहे हैं जबकि इन दोनों का जवाब बड़ा है, लंबा है, हमें एक जुमले में यहाँ जवाब देना है इसलिए। सवाल नंबर 11, मौत का एक दिन मुअय्यन है, में मुअय्यन के क्या मायने हैं, तो यहाँ पर मुअय्यन के मायने हैं कि मौत का एक दिन तयशुदा है। क्या है? तयशुदा। मुअय्यन होता है शुदा, तय है। सवाल नंबर 12, इकबाल की किसी एक का नाम लिए, अल्लामा इकबाल की हमारे निसाब में है जिसका नाम है पहाड़ और गिल, तो आप लिख दीजिएगा पहाड़ और गिल। हिस्सा बे, हिस्सा बे में नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, इस नोट को सबसे पहले आपको पढ़ना है।
मुंदरजा झेल गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। तो ये गैर दरसी इक़्तिबास है, यानी हमारी किताब में ये शामिल नहीं है। 10वीं की किताब है उसमें से नहीं आया है, ये बाहर से आया है। इसे बोलते हैं अपठित गद्यांश, यानी अनसीन पैसेज, इसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो आपको इसे गौर से पढ़ना है और गौर से पढ़ करके नीचे लिखे हुए सवालों के जवाबात इस इक़्तिबास में से ही ढूंढ कर देने हैं, लिखने हैं। तो आपके 22 अप्रैल को होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में जो इक़्तिबास आए, गैर दरसी इक़्तिबास आए, आपको उसे गौर से पढ़ना है और गौर से पढ़ते हुए नीचे दिए गए सवालात के जवाबात उसमें कॉपी में तहरीर करने हैं। तो इस तरीके से ये गैर दरसी इक़्तिबास जो आया है, तो इसमें 4 सवाल आएंगे, 2-2 नंबर के 4 सवाल। तो गैर दरसी इक़्तिबास आपके होगा 8 नंबर का। तो इस 8 नंबर के गैर दरसी इक़्तिबास को आपको पढ़ते हुए नीचे लिखे हुए सवालों के जवाब देना है। तो ये बआसानी आप कर सकते हैं और नंबर आप इसमें ला सकते हैं, पूरे नंबर 8 नंबर ला सकते हैं। मुंदरजा झेल सवालात के जवाबात मुख्तसर तहरीर कीजिए। तो सवाल नंबर 8 हमारा आता है, फ़ाइल की तारीफ़ लिखिए। तो फ़ाइल की तारीफ़ हमें लिखनी है, मुख्तसर अंदाज में हमें इसका जवाब देना है। जितने सवाल हमारे नीचे आ रहे हैं, हर सवाल के 2 नंबर यहाँ सामने लिखे हुए हैं। तो फ़ाइल की तारीफ़ हमें यहाँ लिखनी है सवाल नंबर 8 में। तो इसका जवाब है, ऐसे लफ्ज़ जिनसे किसी काम का करना या होना मालूम हो वो फ़ाइल कहलाती है। इसकी मिसालें हैं खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, जितने भी काम हैं कहलाएंगे फ़ाइल कहलाएंगे। संबंधों मफ़ऊल तारीफ़ लिखिए। मफ़ऊल किसे कहते हैं? ऐसे लफ्ज़ जिन पर फ़ाइल के फ़ेल का असर पड़े वो मफ़ऊल कहलाते हैं। इन्हें हिंदी में बोलते हैं कर्म और फ़ाइल को बोलते हैं क्रिया। अगला आता है हमारा सवाल नंबर 10, मुहावरा। छठी का दूध याद आना का मायने लिखिए। अब छठी का दूध याद आना, इस मुहावरे के मायने हैं बहुत ज़्यादा कोशिश करना या बहुत ज़्यादा मेहनत करना। छठी का दूध याद आना इसका मतलब होता है, जैसे अभी आप एग्ज़ाम में, इम्तिहान में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी छठी का दूध याद आ गया होगा, यानी हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना या बहुत ज़्यादा कोशिश करना, छठी का दूध याद आना। सवाल नंबर 11, कहावत। आम के आम गुठलियों के दाम का मायने लिखें। तो आम का आम गुठलियों के दाम, इसके मायने हैं दोहरा फ़ायदा होना, यानी दोहरा फ़ायदा हमें होना कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम मिल गए। सवाल नंबर 12, मुंदरजा झेल अल्फाज के मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। तो यहाँ पर आया हमारे शिकस्त। शिकस्त का मुतज़ाद हमें लिखना है। मुतज़ाद मतलब होता है विलोम या उल्टा, जिनके मायने एक दूसरे बिल्कुल उलट हों। तो शिकस्त का उल्टा या विलोम क्या होगा? शिकस्त का उल्टा होगा फतह या जीत। शहर, शहर का उल्टा या विलोम क्या होगा? गांव। अगला आता है हमारा सवाल नंबर 13, मुंदरजा झेल रमोज़ औकाफ की अलामतें लिखिए। ये रमोज़ औकाफ बोलते हैं हिंदी में विराम चिन्ह को। तो जो हमारे रमोज़ औकाफ आए, पहला आया है सवालिया। तो सवालिया निशान कैसा होता है, हमें इसका निशान यहाँ पर बताना है, उसकी अलामत बतानी है। अलामत मतलब निशानी। तो हमें इस तरीके से इसका निशान कॉपी में बनाना है, सवालिया निशान का इस तरीके से निशानात बनाना है। दूसरा आ रहा है हमारा ख़त्मा। तो ख़त्मा को बोलते हैं पूर्ण विराम। जब जुमला हमारा ख़त्म हो जाता है तो लास्ट में इस तरीके से एक आड़ी लाइन लगाई जाती है छोटी सी, तो वो कहलाती है ख़त्मा। तो ये है ख़त्मा का निशान जो आपको अपनी कॉपी में बनाना है। तो ये दोनों अलामतें हैं यानी निशानी हैं इनकी, इन दोनों रमोज़ औकाफ की, सवाल निशान की और यह ख़त्मा की। सवाल नंबर 14, मुंदरजा झेल वाहिद अल्फाज के जमा अल्फाज लिखिए। तो हमें इन वाहिद के जमा करने हैं। तो हमारे यहाँ पर आया पहला लफ्ज़ आ रहा है फ़ौज। तो फ़ौज की जमा होगी अफवाज। दूसरा हमारा आ रहा है बेगम। तो बेगम की जमा होगी बेगमात। तो ये इनकी वाहिद की जमा हो गई। अगला हमारा आ रहा है सवाल नंबर 15, मुंदरजा झेल अल्फाज पर साबके और लाहके लगाइए। तो साबके और लाहके कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय को, यानी लफ्ज़ के आगे हमें साबके लगाने हैं और लाहके पीछे लगाने हैं। तो हमारे यहाँ आया नसीब। नसीब में क्या लगेगा? ये साब का लगेगा, जैसे बदनसीब। तो आगे इसके साब का लग गया बद। फिर हमारे यहाँ पर आ रहा है इज़्ज़त। तो इज़्ज़त में हम साब का लगाएंगे बा इज़्ज़त। तो इज़्ज़त के अंदर आप साब का भी लगा सकते हैं बा, या इज़्ज़त के पीछे आप लाह का भी लगा सकते हैं दार।
इज़्ज़तदार, तो साब का और लाह का दोनों लग जाएंगे। इज़्ज़त के अंदर आप जो चाहे वहाँ वो लगा सकते हैं। अगला हमारा आ रहा सवाल नंबर 16, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ? तो इसका जवाब है अकबर रघुपत की अपना कौल निभाने की बात से मुतासिर हुआ कि राजपूत अपने वादे के पक्के होते हैं, वो अपने कौल पर टिके होते हैं। तो अकबर रघुपत की इस बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। अगला हमारा रहा हिस्सा जीम, सवाल नंबर 17, मुंदरजा झेल इक़्तिबास का मतलब लिखिए और सियाक व सबाक का हवाला भी दीजिए। तो हमारा सवाल नंबर 17 जो आ रहा है उसमें हमें क्या करना है? तशरीह करनी। क्या करनी है? तशरीह, जिसे हिंदी में बोलते हैं व्याख्या, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। तो हमें इक़्तिबास का मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखना है, तशरीह करनी है और सियाक व सबाक का हवाला देना है कि वो किस सबक में से आया है और उसको लिखने वाले मुसन्निफ़ कौन हैं। चलिए देखते हैं। हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त, अब जब हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा, इसमें पता लग गया हमें कि इस सबक के मुसन्निफ़ कौन हैं और ये सबक का नाम क्या है। तो हमें सबसे पहले वहाँ जा कर के सियाक व सबाक का पता लगाना है। इस इक़्तिबास को हमें पढ़ना है, यानी पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ को पढ़कर हम पता लगाएंगे कि ये इक़्तिबास हमारे किस सबक में से आया है, सबक का नाम क्या है और लिखने वाला मुसन्निफ़ कौन है। तो सियाक व सबाक में हम लिखेंगे, इसमें आया है हमारे एक बेतकल्लुफ़ दोस्त। तो ये हमारे सबक नंबर 2 बेतकल्लुफ़ी से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ हैं कन्हैयालाल कपूर। तो हम सियाक व सबाक में लिखेंगे कि ये इक़्तिबास हमारे निसाब में शामिल सबक बेतकल्लुफ़ी से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ कन्हैयालाल कपूर हैं। तो हम इस सियाक व सबाक वहाँ ये लिख देंगे। फिर हम इस इक़्तिबास को पढ़ते हुए गौर से इसको अपने लफ्ज़ों में इसकी तशरीह करेंगे, यानी अपने अल्फाजों में, अपने लफ्ज़ों में इसको लिखेंगे, इसका मतलब तहरीर करेंगे अपनी कॉपी में। तो इस तरीके से यहाँ 2 इक़्तिबास आए हैं, बीच में या लगा हुआ है। तो 2 इक़्तिबास आपके सामने आएंगे जो हमारी दरसी किताब में से होंगे। तो आपको जो इक़्तिबास आपको आए, जिसका सियाक व सबाक आपको मालूम हो, उस इक़्तिबास की आपको तशरीह करनी है। ऊपर वाला आता है तो ऊपर वाला कर सकते हैं आप, या फिर बीच में या लगा हुआ है तो नीचे जो आ रहा है आपको फिर उसको करना है। नीचे वाला इक़्तिबास हमारा आ रहा है रज़िया के तख्त नशीनी के बाद। तो हम इसको पढ़ते समझ गए कि ये इक़्तिबास हमारे निसाब में शामिल रज़िया सुल्तान सबक से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सियाक व सबाक में लिखेंगे कि ये इक़्तिबास हमारे निसाब में शामिल सबक रज़िया सुल्तान से लिया गया है और ये एक मज़मून है। ठीक है, तो हम सियाक व सबाक में ये लिखेंगे। उसके बाद हम तशरीह लिखेंगे और तशरीह में इस इक़्तिबास को पढ़ते हुए इसका मतलब अपनी ज़ुबान में तहरीर करेंगे। अगला हमारा आ रहा है सवाल नंबर 18, सैयद एहतिशाम हुसैन की मुख्तसर हालात ज़िंदगी लिखिए। तो हमारे दरसी किताब में सबक है सैयद एहतिशाम हुसैन का ज़ुबानों का घर हिंदुस्तान। तो उसमें सबक से पहले वाले पेज पर सैयद एहतिशाम हुसैन के बारे में मुख्तसर हालात ज़िंदगी बयान की गई है। तो आपको ये याद करते हुए अपने पेपर में इसका जवाब लिखना है, अगर ये सवाल हमारे बोर्ड के पेपर में आता है तो। इसमें बीच में या लगा हुआ है, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप नीचे वाला भी लिख सकते हैं, हबीब तनवीर की मुख्तसर हालात ज़िंदगी। हमारे निसाब में सबक कारतूस आया है, सबक कारतूस के मुसन्निफ़ हैं हबीब तनवीर। तो आप चाहें तो हबीब तनवीर की हालात ज़िंदगी वहाँ लिख सकते हैं या फिर सैयद एहतिशाम हुसैन की लिख सकते हैं। अगर ये दोनों वहाँ नहीं आते हैं, इनकी जगह कोई दूसरा मुसन्निफ़ आता है या अदीब आता है, तो आपको उनकी हालात ज़िंदगी वहाँ लिखनी होगी। अगला हमारा आता है सवाल नंबर 19, मुंदरजा झेल अशआर का मतलब लिखिए और शायर का हवाला भी दीजिए। तो ये भी तशरीह है। जो पहले हमारा आया था सवाल नंबर 17 में, वो इक़्तिबास था, यानी वो सबक की तशरीह थी, हिस्सा नस्र की। ये जो हमारा आई है ये हिस्सा नज़्म की तशरीह है। तो हमारे यहाँ पर शेर दिया गया है, इस शेर की हमें तशरीह करनी है। इसके सवाल के नंबर हैं वो है नंबर 3 नंबर का हमारे सवाल है। तो हमें शेर को पढ़ना है और पढ़कर पता लगाना है कि शेर के शायर कौन हैं। वो हम सियाक व सबाक में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सियाक व सबाक। सियाक व सबाक में हम क्या करेंगे, शेर को पढ़ेंगे पहले। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो हम इस शेर को पढ़ेंगे और पढ़कर पता लगाएंगे कि किसकी गज़ल से आया है। तो हमने इसको पढ़ा है तो हमें पता लगा है कि ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल से आया है। तो सियाक व सबाक में हम लिखेंगे कि ये शेर हमारे निसाब में शामिल गज़ल मीर तकी मीर की गज़ल से लिया गया है। उसके बाद हम इस शेर की तशरीह अपने अल्फाजों में करेंगे। तशरीह करते हुए इस शेर का मतलब हम अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 2, हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बेवक्त मर्ग, हम क्या रहे
यहाँ अभी आए अभी चले। तो ये शेर जो हमारा आया है, ये आया है हमारे शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल से। तो हम क्या करेंगे, सियाक़ व सवाक़ में लिखेंगे कि ये शेर हमारे निसाब में शामिल शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल से लिया गया है। फिर इसके बाद हम इस शेर की तशरीह करेंगे अपने अल्फाजों में। इस शेर का मतलब हम अपनी कॉपी में तहरीर करेंगे। अब बीच में या लगा हुआ है, तो आप या तो इन दोनों शेरों की तशरीह कर सकते हैं सियाक़ व सबाक़ के साथ, या फिर इसको नहीं करेंगे, आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला सवाल कर सकते हैं। तो ज़रूर नहीं है वो यही शेर वहाँ पर आएँ। जो शेर वहाँ पर आएंगे आपको उन शेरों को पढ़ना है, उन शेरों को पढ़ कर के उसके शायर का पता लगाना है और उनकी फिर आपको तशरीह करनी है सियाक़ व सबाक़ के साथ। या फिर नीचे आ रहा है मुंदरजा झेल नज़्म के जुज़्व का मतलब लिखिए और शायर का नाम और नज़्म का उन्वान भी लिखिए। तो आपको अगर ऊपर के शेर नहीं आते हैं तो आप नीचे जो नज़्म का बंद आया है तो इस नज़्म के बंद की भी आप तशरीह यहाँ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, वही करेंगे कि पहले इस नज़्म के बंद को पढ़ेंगे और पढ़कर पता लगाएंगे कि ये नज़्म का बंद हमारे निसाब में शामिल किस नज़्म से लिया गया है। तो हम पहले इसका सियाक़ व सबाक़ लिखेंगे। तो हम पहले से पढ़ते हैं, कहा ये सुनकर गिलेरिन ने मुँह संभाल जरा। तो हम पहली लाइन पढ़ते समझ गए हैं, पहला मिसरा पढ़ते समझ गए हैं कि ये इक़्तिबास हमारे निसाब में शामिल नज़्म पहाड़ और गिलेरी से लिया गया है जिसके शायर अल्लामा इकबाल हैं। तो हमें अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो हम नीचे वाला कर लेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही नज़्म वहाँ पर आए। जो नज़्म वहाँ पर आएगी उसके मिसरे को पढ़ करके, उसके शेरों को पढ़ करके आपको पता लगाना है कि ये मिसरा, ये शेर जो आए हैं, ये बंद आया है, ये बंद किस नज़्म का है। तो सियाक़ व सबाक़ हम पहले लिखेंगे, उसके बाद इस बंद की तशरीह करेंगे। अगला आता है हमारा सवाल नंबर 20, नज़्म हमद का खुलासा तहरीर कीजिए। अब बीच में या लगा हुआ है, नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों का खुलासा तहरीर कीजिए। तो दो सवाल यहाँ पर आए हैं, नज़्म हमद का खुलासा या नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों का खुलासा। तो इन दोनों नज़्मों में से हमें या लगा हुआ है, जो दोनों में जो आता है उस नज़्म का खुलासा हमें अपने लफ्ज़ों में लिखना है, यानी अपने अल्फाजों में हमें इस नज़्म का खुलासा लिखना है। तो ज़रूर नहीं है ये नज़्म वहाँ पर आए, जो नज़्म वहाँ पर आएगी उस नज़्म का खुलासा आपको तहरीर करना है, अपने अल्फाजों में लिखना है कॉपी में। अगला हिस्सा आता है हमारे हिस्सा दाल, सवाल नंबर 21, मरसिया की मुख्तसर तारीफ़ लिखिए। तो हमें यहाँ मरसिया की मुख्तसर तारीफ़ लिखनी है या नज़्म की मुख्तसर तारीफ़ लिखिए। तो इन दोनों में से जो हमें आता है वो हम कॉपी में लिखेंगे, तहरीर करेंगे। लेकिन वहाँ पर ज़रूरी नहीं यही सवाल आए, जो सवाल वहाँ पर आएगा वहाँ गज़ल की भी आ सकती है, कसीदे की भी आ सकती है, मरसिया नज़्म किसी की भी तशरीह, किसी की भी तारीफ़ वहाँ आ सकती है। तो वहाँ जो सवाल आएगा आपको उसे पढ़ते हुए उसकी तारीफ़ यहाँ पर लिखनी है। गज़ल, मरसिया, कसीदा या नज़्म, इनमें से किसी दो की आएगी या लगते हुए आपको एक इसमें से करना है। ये सवाल 4 नंबर का है। अगला आता है हमारा सवाल नंबर 22, फ़र्ज़ कीजिए आपका नाम जमील अहमद है और आप गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जयपुर में पढ़ते हो। स्कूल के हेड मास्टर साहब को 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखिए। अगर आपके ये सवाल वहाँ आता है तो आप अपने आप को जमील अहमद मानते हुए गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जयपुर का तालिब इल्म मानते हुए अपने हेड मास्टर को 2 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त लिखेंगे। तो यहाँ आपको दरख्वास्त लिखनी 2 दिन की छुट्टी की, लेकिन ज़रूरी नहीं है आपके पेपर में छुट्टी की दरख्वास्त क्या है। अगर वहाँ टीसी की आती है तो आपको टीसी की लिखनी है, फ़ीस मुआफ़ी की आती है फ़ीस मुआफ़ी की लिखनी है, बीमारी की आती है बीमारी की लिखनी है। जो दरख्वास्त वहाँ आएगी आपको सवाल को पढ़ते हुए जो नाम वहाँ पर आएगा, जिस स्कूल का नाम वहाँ पर आएगा, वहाँ का तालिब इल्म मानते हुए आपको यहाँ पर दरख्वास्त लिखनी है। ये 4 नंबर की है। यहाँ बीच में या लगा हुआ है, अगर आपको दरख्वास्त नहीं आती है तो आप नीचे जो ख़त आया है उस ख़त को भी आप लिख सकते हैं। अपने दोस्त को 10वीं जमात में अव्वल आने पर मुबारकबाद का ख़त लिखिए। यानी आपका दोस्त 10वीं जमात में 10वीं क्लास के अंदर फ़र्स्ट क्लास पास हुआ है, अव्वल आया है, तो उसको मुबारकबाद का ख़त आपको लिखना है। अगर आपको ख़त याद है तो आपको ख़त लिखना है, और आपको दरख्वास्त आती है दरख्वास्त लिखनी है। बीच में या लगा हुआ है, दोनों में से एक करना है। जो आपको आए वो आपको करना है। अगला आता है हमारा सवाल नंबर 23, मुंदरजा झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मुख्तसर मजमून लिखिए। उन्वान होता है शीर्षक, टाइटल। तो 3 उन्वान हमारे आए हैं, 3 शीर्षक टाइटल हमारे आए हैं। हमें इन पर क्या करना है, मजमून लिखना है। क्या लिखना है, मुख्तसर मजमून। तो पहला हमारे आया है तालीम नुस्वा, यानी औरतों की तालीम से मुताल्लिक हमें यहाँ पर बात इसमें लिखनी है अपने अल्फाजों में। अगला आता है ईद उल फित्र। तो ईद उल फित्र के बारे में हमें यहाँ पर
लिखना है अपने अल्फाजों में। मेले की सैर, आप मेले में घूमने जाते होंगे तो आपको मेले की सैर से जुड़े हुए वाक़यात यहाँ पर अपने अल्फाजों में लिखने हैं। तो इन तीनों मौजू में से आपको किसी एक मौज़ूआत पर, एक उन्वानात पर आपको मज़मून लिखना है अपने अल्फाजों में। ये 4 नंबर का है। तो इस तरीके से ये हमारे पूरे 23 सवाल हो गए जो कि हमने इस पेपर में, मॉडल पेपर में सोल्व किए हैं। तो इस तरीके से हमारा बोर्ड का पेपर आएगा। तो आपको इसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा है ऐसे ही आपको पढ़ते हुए वहाँ पर बोर्ड के पेपर को सोल्व करना है और वहाँ आए हुए सवालात के जवाबात आपको अपनी कॉपी में तहरीर करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए चलते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ।